नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे तेजस्वी यादव के एक दावे को लेकर, जो उन्होंने बिहार में जिस तरीके से अभी चुनावों की तैयारियां या हम कहें कि चुनावी रैलियों का जोर है। तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि अगर वो सरकार में आते हैं तो वक्फ जो बिल है, संशोधन अधिनियम, उसको कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव के इस दावे के पीछे मंशा क्या है और इसकी सच्चाई क्या है। तो अगर हम सच्चाई की बात करें पहले, तो इससे समझना पड़ेगा हमें संविधान को। तो संविधान में 3 तरह की सूचियां हैं। एक जो केंद्र की सूची है, दूसरी राज्य और तीसरी समवर्ती सूची। तो कुछ ऐसे कानून हैं या हम कहें कि कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जो समवर्ती सूची में डाले गए हैं। तो आर्टिकल 256 यह कहता है कि ऐसी स्थिति में जब राज्य और केंद्र के बीच में कोई टकराव की स्थिति पैदा हो जाए तो केंद्र या संसद के द्वारा पारित कानून को ही माना जाएगा। मतलब वक्फ संशोधन अधिनियम जो बिल है 2025, वो संसद द्वारा संवैधानिक रूप से पारित एक कानून है। क्योंकि चुनौती इसको पहले ही सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी, तो अगर सुप्रीम कोर्ट इसको जो है वो ये नहीं कह सकता कि असंवैधानिक है, तो फिर तेजस्वी यादव ऐसा दावा कैसे कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी कि यह संशोधन अधिनियम बिल जो है वो असंवैधानिक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें जो पूरी प्रक्रिया है, जिसको हम संसदीय प्रक्रिया कहते हैं, उसका पूरा ध्यान रखते हुए सरकार ने इसको पहले जो है वो समिति में लेकर आए, फिर लोकसभा में इसको पारित किया गया, फिर उसके बाद राज्यसभा से पारित हुआ और उसके बाद में राष्ट्रपति ने उसके ऊपर हस्ताक्षर किए। तो जब हम वक्फ बिल की बात करते हैं तो वक्फ बिल शुरू में अगर आप देखोगे तो 1954, फिर उसके बाद में यह एक्ट बना, फिर 1995 और फिर उसके बाद 2013 तक आते आते जो भी संशोधन हुए उसमें अनलिमिटेड पावर्स जो है वो वक्फ को दे दी गई। तो ऐसी स्थिति में अगर तेजस्वी यादव ये दावा करते हैं कि वो इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, तो फिर वो मुस्लिम वोटर को धोखा देने का काम कर रहे हैं। और जहां मुस्लिम वोटर की बात आती है तो आजादी के बाद से ही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियां उनकी हितैषी बनी हुई है, और मुस्लिम मतदाता की जो सोच है वो भी एक इसके पीछे जो है वो बड़ा कारण हो सकता है कि आज तक इस समुदाय का भला कोई भी राजनीतिक दल कर ही नहीं पाया, और जिसने प्रयास किया उस प्रयास को जो है वो इन लोगों ने कभी स्वीकार नहीं किया। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने पिछले 5 से 7 साल में जितना पैसा जम्मू कश्मीर के विकास कार्यों के लिए बहाया, उतना पैसा जो है वो पिछले 50-55 साल में या 60 साल में जम्मू कश्मीर में कभी ऐसा हुआ नहीं। बावजूद इसके जब विधानसभा के चुनाव हुए तो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो नारा था सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, तो भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट मिली, या फिर हम कहेंगे कि कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी को कितना वोट मिला, लगभग 3% से भी कम वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। तो सोच जो है वो अभी भी वही पुरानी सोच है कि जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने में जो है वो सक्षम है, मुस्लिम मतदाता उसी पार्टी की तरफ जाएंगे। तो बिहार का कुछ समीकरण जो है वो भी इसी तरफ इशारा करता है। तो ऐसे हालात में तेजस्वी यादव ने जो दावा किया, अगर आप फैक्ट्स के हिसाब से देखेंगे तो वो बिल्कुल जो है वो झूठा साबित हो जाता है। तो फिर सवाल यह उठता है कि तेजस्वी यादव ने यह दावा किया ही क्यों। तो इसके पीछे अगर मंशा समझनी है तो बिहार में मुस्लिम मतदाता जिनकी संख्या है लगभग 18%, इसके अलावा यादव समाज जिसकी आबादी जो है वो लगभग 13 से 14%, और जिस समुदाय से मुकेश सहनी आते हैं उसकी आबादी है 2%। तो जब से अशोक गहलोत बिहार गए हैं, अशोक गहलोत के बिहार जाने के बाद, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा राहुल गांधी इस महागठबंधन से दूरी बनाए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत पहुंचे और फिर एक दावा किया गया कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन अगर इसको हम समझें तो लालू प्रसाद यादव की जो भी शर्तें थी
कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ उन पे जो है वो हाँ में हाँ मिलाई, इससे ज्यादा जो है वो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये पहले भी किया जा सकता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं किया। अब ऐसी स्थिति में महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव, यादव समाज की जो आबादी है 13 से 14%, और इस समुदाय विशेष के ऊपर जंगल राज के समय, या हम कहें कि लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री रहते समय बड़े आरोप लगते हैं कि ये जो है वो दूसरे लोगों का शोषण करते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, अपना वर्चस्व दिखाते हैं। ये एक बड़ा जो कारण है। लेकिन बावजूद इसके डिप्टी सीएम जो है वो मुकेश सहनी 2%। तो आपने देखा एक जो है वो ट्रोलिंग की गई सोशल मीडिया के ऊपर कि 14% वाला सीएम, 2% वाला डिप्टी सीएम और 18% आबादी वाला व्यक्ति जो है वो दरी बिछाता हुआ नजर आएगा महागठबंधन में। और ये बात बिल्कुल जो है वो फिट भी बैठती है। तो आखिर डिप्टी सीएम क्या इस समुदाय विशेष से नहीं हो सकता था? लेकिन महागठबंधन ने ऐसा नहीं किया। तो जब यह घोषणा की गई तो यह बैकफायर कर गया, और कांग्रेस पार्टी इससे बचती हुई नजर भी आ रही थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा था कि अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे तो गैर यादव जो वोटर है वो कहीं एनडीए के पाले में शिफ्ट ना हो जाए, इसलिए मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा से बच रहे थे। लेकिन अब ऐसी स्थिति में जब सारी चीजें सामने आ गई, तो अब इसके बाद में जब हम आबादी की बात करते हैं, मुस्लिम आबादी की, तो मुस्लिम आबादी में जो सीमांचल के आसपास का एरिया है, या हम कहें कि 243 में से लगभग 40 सीट ऐसी है जिसमें 25% से ज्यादा आबादी मुस्लिम आबादी है, और लगभग 20 सीट ऐसी है जिसमें 20 से 25%। और इतना ही नहीं, इससे भी अगर हम आगे बढ़कर देखते हैं तो कुछ ऐसे सीटें जैसे कोचादामन हो गई या बहादुरगंज हो गई, वहां पर लगभग 70% से ऊपर, कोचादामन में लगभग 76% आबादी जो है वो मुस्लिम आबादी, और ठीक ऐसे ही बहादुरगंज में 71% के आसपास जो है वो मुस्लिम आबादी है। अब इस डर के चलते तेजस्वी यादव को यह कहना ही पड़ा कि वो वक्फ बोर्ड, क्योंकि वक्फ बोर्ड अभी बहुत पुराना मामला नहीं है, ताजा मामला है, जिसमें सीधे तौर पर सरकार ने जो वक्फ की जो शक्तियां थी, पावर्स थी, वो छीनने का काम किया। तो क्या बदलाव किए वो आपको पता ही होगा। जिस तरीके से गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को जो है वो उसमें रखा जाएगा, सर्वे कमिश्नर के बजाय जो है वो जिला कलेक्टर को पावर दी जाएगी कि वो पता करें, जांच करें और उसके बाद रिपोर्ट दें कि वो वक्फ प्रॉपर्टी या है या नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारी की जो वक्फ की जो वक्फ घोषित किया गया है प्रॉपर्टी को, क्या उसकी वक्फ डीड है या नहीं है, या सिर्फ पहले की तरफ जो है वो मौखिक ही चलती जा रही है। तो ये कुछ शक्तियां थी जो कम कर दी गई, किसी के दबाव में तो नहीं है। अब उसको लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 1-2 प्रावधान पर रोक लगाई, बाकी कहा कि ये सारी जो है वो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने का एक काम है कि मुस्लिम मतदाता इस गठबंधन के साथ जुड़े रहे। तो फिर दूसरा फैक्टर जो आता है वो आता है ओवैसी फैक्टर, क्योंकि ओवैसी फैक्टर ने पिछले चुनाव में 5 सीटें जो है वो एएमआईएम को दिलाने में कामयाब हो गया था सीमांचल के क्षेत्र में। तो जहां सीमांचल की जो सीटें हैं वहां पे ओवैसी के फैक्टर को कमजोर करना और अपनी पकड़ को जो है वो मजबूत करना, क्योंकि 32 सीट सीमांचल की जो है जिसमें लगभग 16 सीटों पर एएमआईएम, या हम कह सकते हैं कि सीधे तौर पर ओवैसी फैक्टर को समझा जा सकता है। तो इस सूरत में भी जो है वो मुस्लिम वोटर्स को पकड़ना, लेकिन सच्चाई जो है वो इसके विपरीत भी है। क्योंकि अगर हम एनडीए की बात करते हैं तो तेजस्वी यादव के इस दावे से एनडीए कमजोर होगा, यह महागठबंधन को उम्मीद है। तो यह उम्मीद जो है वो गलत साबित हो सकती है, क्योंकि अब तक के आंकड़े यही इशारा करते हैं और यह इतिहास है। क्योंकि आप देखिए पश्चिमी बंगाल में एक समय था जब लेफ्ट का बोलबाला था, लगभग 34 साल तक लेफ्ट ने राज किया लगातार। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस जब वहां पर आई तो मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के बजाय तृणमूल कांग्रेस की तरफ चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उस मतदाता को लगा कि टीएमसी जो है वो ज्यादा काबिल है भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने में। और इस वक्त अगर आप देखोगे तो कुछ इशारे और आंकड़े जो है वो इसी तरफ जो है वो दिखाई देते हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला सीधे तौर से कांग्रेस पार्टी के साथ है।
जिस भी राज्य में, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्ट्राइक रेट कांग्रेस पार्टी से बहुत ज्यादा है। और जहां भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला क्षेत्रीय दलों के साथ है, वहां पर स्ट्राइक रेट कम है। जैसे महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव, तो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी, आपने देखा एनसीपी, और एनसीपी के साथ में कांग्रेस पार्टी, और साथ में थे उद्धव ठाकरे। तो सीधे तौर पे हम कांग्रेस पार्टी से ले सकते हैं। तो जब यह सीधा मुकाबला आया तो भारतीय जनता पार्टी का आप स्ट्राइक रेट देखिए। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं नदारद थी, कांग्रेस की पकड़ नहीं थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की पकड़ थी, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट कम था। ठीक ऐसे ही झारखंड में आप उठाकर देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जहां हेमंत सोरेन के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला था, कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं था, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्ट्राइक रेट कम थी। लेकिन मध्य प्रदेश में जहां पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कांग्रेस पार्टी के साथ था, तो कांग्रेस पार्टी वहां पर कमजोर खड़ी थी। और यही पैटर्न जो हमें देखने को मिला दिल्ली विधानसभा चुनाव में, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं को लगा कि आम आदमी पार्टी ज्यादा मजबूत है, ज्यादा सशक्त है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, इसलिए वो मतदाता जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ गया, कांग्रेस पार्टी के साथ में जाने से वो हिचकिचाता रहा। तो इस वक्त अगर कांग्रेस पार्टी की स्थिति को समझे तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्षेत्रीय दलों से टकराव की साफ तौर से दिखाई देती है। लेकिन तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में अगर हम देखें तो महागठबंधन में अपनी शर्तों पर कांग्रेस को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन बावजूद इसके आरजेडी की जो चुनौतियां हैं, जस की तस बनी हुई है। और जस की तस इसलिए बनी हुई है क्योंकि आरजेडी के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो होगी गैर यादव जो वोटर है उसको एक साथ जोड़कर रखना, जो अब तक पहले जो है वो कर पाने में वो जिसको कहें कि सक्षम थे, लेकिन इस पिछले कुछ चुनावों से, जब से नीतीश कुमार की राजनीति शुरू हुई है बिहार में, उसके बाद से कमजोर कड़ी साबित हुई है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए, गुमराह करने के लिए और एक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए तेजस्वी यादव ने एक पासा फेंका है, जिसमें कामयाब होते हुए दिखाई देंगे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। सिर्फ और सिर्फ जो है वो इस तरीके के दावे करके एक तरीके से नया जो है वो, जिसको हम कहें कि एक बहस के लिए मुद्दा छेड़ सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा एनडीए की तरफ अगर हम देखें तो 3% से 4%, इससे पिछला जो भी अगर आप देखोगे तो नीतीश कुमार के साथ कुछ मुस्लिम वोटर्स जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ तो आपको वो भी दिखाई नहीं देंगे। तो यहां पर तेजस्वी यादव का जो दावा है वो बिल्कुल फुस नजर आता है, जिसका कोई भी फायदा महागठबंधन को होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।